नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिवोटेड लर्नर्स पर आधुनिक भारत का इतिहास। इसकी श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में अभी तक कल तक की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो कल तक के वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने चर्चा किया था खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, हंटर कमीशन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन। यहां तक की हमारी चर्चा हो गई थी। जब बात हम साइमन कमीशन की बात करते हैं तो 1927 तक की चर्चा अगर हम बात करें तो हो चुकी है। आज हमारी जो चर्चा चलेगी वो 1929 से लेकर 1934 तक के उन प्रमुख घटनाओं पर चर्चा चलेगी जो घटनाएं हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है वो इस क्लास पर केंद्रित कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट जो हैं वो आपके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आप आईएएस, पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, तो वहां भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करें। तैयार हो चुके हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा को। और आज की यात्रा जो शुरू होगी वो होगी लाहौर सेशन 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसके अंतर्गत पूर्ण स्वराज की का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था, यहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। लाहौर का कांग्रेस जो अधिवेशन था दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था दिसंबर 1929 में। और इसे कांग्रेस वॉज हेल्ड एट लाहौर इन 1929 आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। स्थान जब लाहौर का है तो लाहौर ही स्थान होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम है दोस्तों 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया गया। इसके अंतर्गत जो लक्ष्य थे वो लक्ष्य थे पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? स्वतंत्रता। यानी कि कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज एज इट्स एम। और ये किसके द्वारा कहा गया था? ये किसके द्वारा लक्ष्य घोषित किया गया था? तो ये लक्ष्य घोषित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे वो निर्णय थे कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में एक निर्णय लिया गया। और 26 जनवरी 1930 का जो दिन था वो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने की बात हो रही थी। 26 जनवरी को इसीलिए प्रत्येक वर्ष आप जानते हैं कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस की याद में 26 जनवरी को आप जान ही रहे गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। तो कुल मिलाकर लाहौर अधिवेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर चाचा नेहरू आपको नजर आ रहे होंगे, जो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन में जो घोषित संकल्प थे, उस घोषित संकल्प में क्या क्या बात की गई थी? तो गोल मेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज के दर्जे की योजना समाप्त। स्वराज शब्द का जो अर्थ है वो भी इसी में कहा गया था कि स्वराज शब्द का जो अर्थ है वो है पूर्ण स्वतंत्रता। अखिल भारतीय कांग्रेस अब जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी, इसकी भी चर्चा की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 के घोषित संकल्प में। तो मैंने कहा कि लाहौर अधिवेशन जो है जिसके अंतर्गत पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 से अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं 1930 में। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जब हम बात करते हैं 1930 में, तो हमें याद आता है एक मार्च। आप कहेंगे कौन सा मार्च सर? तो मार्च है आपका 12 मार्च 1930 को हुआ था एक मार्च जिसका नाम है दांडी मार्च। दांडी मार्च साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में था वहां से प्रारंभ हुआ। और दांडी मार्च जो 12 तारीख को स्टार्ट हुआ था उसके जस्ट बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 6 अप्रैल 1930 को। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो दांडी से ही इसका प्रारंभ किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या क्या घटनाएं पूरे भारत में हुई, अगर इस पे हम बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले, जिसको कि आप बोलचाल की भाषा में छपरा कहते हैं, में प्रदर्शन हुआ। और चौकीदारी टैक्स के विरोध में यह प्रदर्शन। दांडी मार्च की शुरुआत हुई और दांडी मार्च जो है वो नमक कानून को तोड़ने के लिए हुआ था। सितंबर 1932 अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा। और एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया गया था जिसका नाम था हरिजन।
इसके अलावा और भी घटनाक्रम में बात करें दोस्तों, तो 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के तुरंत बाद मई के महीने की अगर हम बात करें, तो 5 मई 1930 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके यरौदा जेल में भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन को जो है वो आगे बढ़ाया। अब्बास तैयब जी की जब गिरफ्तारी हो गई, तो अब अब्बास तैयब जी के बाद सरोजनी नायडू ने जो है वो धर्षणा में नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया, और वो तारीख थी 21 मई 1930। इसी समय अगर हम बात करें, तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में एक घटना चल रही थी, जिस घटना के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल अब्दुल गफ्फार खान ने कौन सा जो है घटना किया था। तो दोस्तों, खुदाई खिदमतगार संगठन का इन्होंने स्थापना किया था। ये तो हमने बात किया उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की, लेकिन उसी समय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि मणिपुर में एक नागा जनजाति की महिला थी, जिसका नाम है गैडिन ल्यू। और गैडिन ल्यू के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन जो है वो हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन तो दबाना बनता है, और मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। एक भी साथी छूटे ना, इस बात का ध्यान रखिए। और जो मैंने कहा ना कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो भारत के कोने कोने पे पहुंचे। दिल्ली और आजमगढ़ के मध्य कोई दूरी ना हो। दिल्ली बलिया, दिल्ली गाजीपुर, दिल्ली बनारस, या उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र हो, भारत का कोई भी क्षेत्र हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसे हम पहुंचाएं, और वो आपके सहयोग के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो गांधी और इरविन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तारीख नजर आ रही है 5 मार्च 1931, जब गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट तो 5 मार्च 1931 को हो गया था, लेकिन इसकी वार्ता की जो शुरुआत हुई थी वो फरवरी 1931 में दिल्ली में हुई थी। और इसमें जो मध्यस्थ की भूमिका में थे वो थे तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर। सरोजिनी नायडू ने जो है वो गांधी इरविन पैक्ट के बारे में एक बात कही थी। क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि गांधी और इरविन ये दो महात्मा हैं। गांधी इरविन समझौते में जो प्रमुख बिंदु थे वो थे कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार है। सभी युद्ध बंधु बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था, उनको रिहा करने का आदेश। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिली। और इसी में बात हुआ था कि कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। यानी कि कांग्रेस इसी गांधी इरविन पैक्ट में तैयार हो गई थी कि चलिए पहले में तो नहीं, लेकिन दूसरे में हम जरूर जुड़ेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। कुछ बातें और भी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी इसमें जुड़ेंगे। जैसे कि इरविन के जीवनीकार हैं जिनका नाम है एलन कैंपबेल जॉनसन। इन्होंने क्या कहा था पता है? इन्होंने कहा था कि गांधी इरविन समझौते में गांधी को जो है वो लाभ हुआ है, और वो जो लाभ था उनको उन्होंने नाम दिया था सांत्वना पुरस्कार। वायसराय इरविन ने गांधी जी को जेल से जो है वो रिहा कर दिया था 26 जनवरी 1931 को। वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के जो नायक थे उनका नाम था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपको आगामी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। कराची अधिवेशन 1931, 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक यह अधिवेशन। उद्देश्य क्या था? अब ये अधिवेशन जो है वो गांधी इरविन समझौते की तुरंत बाद हुई थी। तो इसका उद्देश्य था कि गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दे दिया जाए। कराची अधिवेशन 1931 का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए? तो इसमें प्रस्ताव पारित हुए मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध। और पता है इसमें गांधी जी ने एक बात कही थी। क्या कही थी? वो बात आज भी लागू है। कहेंगे सर ऐसी कौन सी बात गांधी जी ने कह दी जो आज भी लागू है? गांधी जी ने कहा था दोस्तों 1931 में
2022, 90 साल से ऊपर। पता है गांधी जी ने कहा क्या था? गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। और आज भी हम क्या देख रहे हैं? गांधी जी की हत्या तो हो चुकी है 1948 में, लेकिन गांधीवाद आज भी जिंदा है आपके अंदर, हमारे अंदर। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर ये गांधीवाद क्या होता है? अहिंसा, छुआछूत का विरोध, ऊंच नीच की खाई को खत्म कर, सबको लेकर चलना, ग्राम स्वराज की बात, आत्मनिर्भरता की बात कर, यही तो गांधीवाद है ना? बताइए, है कि नहीं? तो क्या गांधीवाद आपके अंदर से समाप्त हो चुका है? आज भी गांधी जी हमारे हृदय में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था ना, ये प्रथम अवसर था जब कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज परिभाषित किया गया। इसके अलावा अन्य जो भी बातें थी वो ये थी कि मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प लिया गया था और इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, प्रारूपित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के। इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है। 12 नवंबर 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी और यहां से शुरुआत होकर ये 19 जनवरी 1931 तक ये चला। विशेषता क्या थी? इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ईसाइयों का जो प्रतिनिधित्व था वो केटी पॉल के द्वारा किया गया था और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया गया था और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। सम्मेलन हुआ था लंदन में। भारतीय प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो थी 89। याद रखिएगा, 89 जो है वो प्रतिनिधि भारत से इसमें जुड़े थे, कांग्रेस से कोई नहीं था। तो कौन कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, मूंजे, एम आर जयकर, ये सब प्रमुख थे जो कि इस सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे बढ़ते हैं आगे की यात्रा पर। आपके स्क्रीन पर ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 7 सितंबर 1931 लंदन की फोटो है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रही है। और बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपको बापू जी नजर आएंगे, यानी कि गांधी जी आपके स्क्रीन पर आपको देखने। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ये चला और भागीदारी इसमें सरोजनी नायडू ने, एनी बेसेंट ने, मदन मोहन मालवीय ने, गांधी जी ने की थी। और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि एस राजपुताना जलपोत से लंदन गए थे, लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे और स्वदेश वापसी पर गांधी जी का जो बयान था, पता है इस सम्मेलन के बारे में क्या था? यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया है। ये गांधी जी ने कहा था। मतलब गांधी जी को लगा था कि देखिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी निर्णय पे तो नहीं पहुंचा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम खाली हाथ हैं। इसके बाद हुआ आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर दिसंबर 1932 में। 17 नवंबर 1932 से 14-20 दिसंबर 1932 तक ये सम्मेलन हुआ और कांग्रेस के द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। तो कभी आपसे प्रश्न पूछे तो कांग्रेस केवल सेकंड राउंड टेबल पे, यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन पे ही भाग लिया। आगे की यात्रा करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी नजर आ रहे हैं, तो दूसरे तरफ बापू महात्मा गांधी, भारत के दो महान विभूति आपके स्क्रीन पर है। पूना पैक्ट के बारे में बात करें तो पूना पैक्ट क्या है? इज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बाबा साहेब अम्बेडकर ऑन द रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन द लेजिस्लेचर। तो सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट के बारे में अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड का, दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया।
इसी सांप्रदायिक पंचायत के अंदर गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन जो है इसी सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध शुरू किया। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर जी और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य एक समझौता हुआ और यह समझौता हुआ था यरवदा में। इसलिए समझौते को यरवदा समझौता या पूना समझौता के नाम से भी जाना। पूरे समझौते के बारे में बात करें तो 24 सितंबर 1932 को यह हस्ताक्षरित हुआ था और हस्ताक्षर करने वाले कौन थे तो दलितों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। तो फिर हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय थे। महात्मा गांधी जी ने पुणे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। 1934 राइज ऑफ सोशलिज्म, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1934 ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। मई 1934 पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की एक अलग बैठक हुई और इसमें स्थापित किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और इसको औपचारिक मान्यता दी गई। मई 1934 1934 में ही अक्टूबर नवंबर का महीना था। बंबई में इसकी नीतियों और कार्यों पर और इसकी प्रणालियां क्या होंगी इसको तय किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो महासचिव थे वो जयप्रकाश नारायण थे और इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। अब आपके स्क्रीन पर जेपी नजर आ रहे हैं, जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में ये अखिल भारतीय कांग्रेस समझ पार्टी के संयोजक थे, महासचिव थे पटना में। और इनका जुड़ाव जो मैंने कहा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था। इनको लोक नायक की भी उपाधि दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन में अगर इनकी भूमिका की बात करें तो डॉक्टर राम मोहन मनोहर लोहिया तथा अरुणा आशफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को इन्होंने संगठित किया। 5 जून 1974 इमरजेंसी का समय। पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे, कोई महान विभूति थे, तो वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जेपी यानी कि जयप्रकाश। वर्ष 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान। कुछ और भी अतिरिक्त बातें हैं जो कि आपको जानने के लिए आवश्यक है। वो है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसके अतिरिक्त और भी कुछ जानने वाली बातें हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1942 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने की थी। वर्ष 1926 में एमसी राजा की अध्यक्षता में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी एक संस्था के नाम पे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कथन कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। ऐसा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। बाबू जगजीवन राम, इनको आप कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने भी एक संघ की स्थापना की, दलित वर्गों का संघ, और इसके संस्थापक थे बाबू जगजीवन राम। चलिए यात्रा को थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाते हैं। 1934 से हम आगे बढ़ते हैं 1937। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन। जुलाई 1937 6 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन हुआ और वो 6 प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब आपका उत्तर प्रदेश। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिली। कहां कहां? मद्रास में, बिहार में, मध्य प्रांत एवं बरार में, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में। कांग्रेस को बहुमत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दल जो है वो कांग्रेस 3 प्रांतों में बनकर आया, बंबई में, आसाम में और उत्तर पश्चिम प्रांत। बाद में जो आपके पश्चिम उत्तर प्रांत और आसाम में भी कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर अपने मंत्रिमंडल का निर्माण किया। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको जानना है। वर्ष 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल जो रहा वो 28 मार्च महीने का था। अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा जो भारत को शामिल किया गया था, इसी के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया। संयुक्त प्रांत में जो 1937 में
जो सरकार बनी थी उसमें प्रधानमंत्री थे गोविंद वल्लभ भाई पंत, कानून मंत्री और न्याय मंत्री थे कैलाश नाथ काटजू, और वित्त विभाग था रफी अहमद किदवई के पास। दोस्तों इसी क्रम में अगर हम बात करें तो एक समिति है जिसका नाम आपको याद रखना है, बटलर समिति, जिसका गठन 1927 में हुआ था। और इसका अन्य नाम जो था वो था भारतीय रियासत समिति, जिसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना। और साथ में इसका दूसरा उद्देश्य था ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था दिसंबर 1927 में। भारत प्रजा मंडल, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का जो अध्यक्ष था वर्ष 1939 में चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। भारतीय संघ के अधिकांश राजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कल हम लोग इसके आगे की यानी कि 1939 से आगे की यात्रा हम करेंगे और भारत की आज़ादी तक की यात्रा को लेकर चलेंगे और भारत को हम आज़ाद भी कराएंगे। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आपके पास अपने कुछ सुझाव हो तो जरूर मुझे दीजिए, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहे। आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी इस सेशन को देखने को कहें, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड सेशन है। इसके अलावा पीसीएस के एग्जाम देने वाले, यूपी पीसीएस या उत्तर प्रदेश में होने वाली किसी भी परीक्षा या देश के किसी भी कोने में होने वाली किसी भी परीक्षाओं के लिए आप इस क्लास को देख सकते। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और चलिए हमारी मुलाकात फिर होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।